नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है। शायद आपने कहीं पढ़ी या सुनी होगी। ये बात 7 जुलाई 2024 की है, जब मेरा लापता बेटा 22 साल बाद जब सन्यासी बनकर भिक्षा लेने के लिए घर आया। किसी चमत्कार के इंतजार में सालों से दिन गुजार रहे रतिपाल और घर वालों को 22 साल बाद साधु भेष में अपना खोया बेटा पिंकू मिला तो सबकी आंखें छलक उठी थी। बेटा मिलने की खुशी में रतिपाल ने दिल्ली से अपनी पत्नी माया देवी को भी बुला लिया। खोए बेटे पिंकू को साधु भेष में देखते ही माँ भावुक हो गई। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरअसल सन्यासी की पारंपरिक पोशाक में आए एक युवक ने सारंगी बजाकर भिक्षा देने की गुहार लगाकर जैसे ही एक रुदन गीत गाना शुरू किया तो उसे सुनकर बड़ी संख्या में गांव वाले एकत्र हो गए। जोगी ने अपने आप को गांव के ही रहने वाले रतिपाल सिंह का गायब हुआ बेटा बताया। रुदन गीत सुनकर गांव की महिलाओं और पुरुषों के साथ ही रतिपाल के घर वालों की आंखों से आंसू झरने लगे। दरअसल 22 साल से लापता अरुण उर्फ पिंकू के लौटने की खुशी में पूरा गांव रो पड़ा। घर वालों के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के थाना जायज के गांव खरोली का था। तारीख थी 28 जनवरी 2024। गुरु का आदेश है कि माँ के हाथ से भिक्षा पाने के बाद ही योग सफल होगा। उसने कहा, माँ, यदि आप भिक्षा नहीं दोगी तो मैं दरवाजे की मिट्टी को ही भिक्षा के रूप में स्वीकार कर चला जाऊंगा। माँ ने जब रोते हुए अपने बेटे को गले लगाना चाहा तो माई, आप दूर रहिए। साधु ने कहा, माई, मैं अब आपका बेटा पिंकू नहीं बल्कि सन्यासी हूँ। मैं भिक्षा लेकर वापस झारखंड स्थित पारसनाथ मठ में दीक्षा पूरी करने के लिए चला जाऊंगा। साधु की बातें सुनकर रतिपाल और उनकी पत्नी का कलेजा बैठ गया। उन्होंने उसे मनाने के साथ ही कहीं भी जाने से मना किया। साधु खरोली गांव में 22 जनवरी 2024 से ही आने जाने लगा था। वह साथी के साथ आधे गांव में चक्कर लगाकर सारंगी व ढपली पर भजन गाता था। इसके बाद शाम होते ही वापस चला जाता। रतिपाल मूल रूप से गांव खरोली के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा भाई जसकरण सिंह, भतीजे व अन्य लोग रहते हैं। गांव में उनकी खेती की ज़मीन भी है। 11वीं पास करने के बाद उनकी शादी हो गई थी। साल 1986 में वे दिल्ली आ गए। यहाँ उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अरुण रखा। घर में सभी प्यार से उसे पिंकू के नाम से पुकारते थे। जब पिंकू 5-6 साल का था उसकी माँ भानुमती बीमार हो गई। 3 साल तक उनका दिल्ली में इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। रतिपाल ने बच्चे की परवरिश व अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए वर्ष 1998 में माया देवी से दूसरी शादी कर ली। अब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसके दिन भर कंचे खेलने की वजह से उसे बहुत ज़ोर से डांट दिया था। और फिर कंचे खेलने पर माँ की डांट से गुस्से में आकर साल 2002 में 11 साल की उम्र में पिंकू अपने घर से कहीं चला गया। उस समय वह दिल्ली के शहादतपुर स्थित स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। घर वालों ने पिंकू को काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता रतिपाल ने दिल्ली के थाना खजूरी खास में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। समय गुजरता गया, लेकिन लापता बेटा नहीं मिला। रतिपाल हफ्ते 10 दिन में थाने जाकर पुलिस से अपने खोए बेटे के बारे में जानकारी लेते, लेकिन उन्हें हर बार एक ही जवाब मिलता कि तलाशने पर भी आपका बच्चा नहीं मिल रहा है। रतिपाल ने अपने स्तर से भी बच्चे को तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपने इकलौते बेटे के इस तरह घर से चले जाने पर माता पिता ने कलेजे पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया। 27 जनवरी 2024 को खरोली में रह रहे भतीजे दीपक ने दिल्ली रतिपाल के पास फ़ोन किया, चाचा, साधु भेष में एक युवक 22 जनवरी से गांव में आया हुआ है जो अपने आप को आपका खोया हुआ बेटा अरुण उर्फ पिंकू बता रहा है। जब उससे पिंकू की कोई पहचान बताने को कहा तो उसने कहा कि पिता जब खुद देखकर बताएंगे
तभी पहचान सभी गांव वालों को दिखाऊंगा। चाचा, आप गांव आकर देख लो। साधु कल आने की बात कहकर रायबरेली से लगभग 30 किलोमीटर दूर बचगांव स्टेशन जाने की बात कहकर चला गया है। बेटे से मिलने की चाहत और मन में ढेरों सवाल लिए रतिपाल अपनी बहन नीलम के साथ दिल्ली के गांव खरोली 28 जनवरी को ही पहुंच गए। दूसरे दिन वह साधु अपने एक साथी के साथ सुबह 11 बजे गांव आया। आधे गांव का चक्कर लगाता है और सारंगी पर भजन गाते हुए साधु रतिपाल के घर पर पहुंचा। साधु ने देखते ही पापा व बुआओं को पहचान लिया। साधु ने उन्हें बताया कि वास्तव में उनका बेटा पिंकू है। वह सन्यासी हो गया है, भिक्षा मांगने आया है। रतिपाल ने उसके पेट पर बचपन की चोट के निशान को देखने के बाद अपने खोए बेटे अरुण उर्फ पिंकू के रूप में उसकी पहचान की। रतिपाल और परिजनों से बातें भी होती, भोजन भी पापा के साथ करता। अपने पापा, मम्मी व अन्य घर वालों के प्यार को देखकर पिंकू का झुकाव भी उनकी ओर होने लगा। वहीं रतिपाल की बूढ़ी आंखों ने अपने खोए बेटे को 22 साल बाद देखा तो प्यार फपक पड़ा। खोए बेटे को किसी भी तरह वापस पाने के लिए परिवार तड़फ उठा। सभी के प्रयास विफल होने पर रतिपाल ने जोगी से किसी भी तरह घर लौटने की गुजारिश की। इस पर उसने कहा, पापा, आप मेरे गुरु महाराज से बात कर मुझे आश्रम से छुड़ा लो। पापा, आश्रम से गुरुजी ने मुझे दीक्षा के दौरान लंगोटी, कमंडल व अंग वस्त्र दिए हैं। मठ की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, मठ का सामान वापस करना होगा। तब रतिपाल ने कहा, बेटा, तुम गुरुजी से बात कर प्रक्रिया के बारे में बताना। मैं तुम्हें घर लाने के लिए प्रक्रिया पूरी कर दूंगा। दिल पर पत्थर रखकर घर वालों व गांव वालों ने भिक्षा के रूप में उसे 13 क्विंटल अनाज और रतिपाल ने जोगी बने बेटे पिंकू को संपर्क में बने रहने के लिए एक नया मोबाइल फ़ोन व नकदी देकर 1 फरवरी को विदा किया। रतिपाल की बाराबंकी में रहने वाली बहन निर्मला ने पिंकू के द्वारा बताए खाते में 11,000 रुपये की रकम ट्रांसफ़र कर दी। पिंकू ने कहा कि वह यहाँ से सभी सामान लेकर अयोध्या जाएगा, जहाँ साधुओं को भंडारा कराएगा। सामान पहुँचाने के लिए रतिपाल ने एक वाहन का इंतजाम कर दिया। 1 फरवरी 2024 को जोगी अपने साथी के साथ सामान लेकर चला गया। रतिपाल, पत्नी माया देवी, परिजनों के साथ ही गांव वालों ने भारी मन से जोगी को विदा किया। घर से भिक्षा लेकर जाने के बाद सन्यासी बेटे पिंकू का मन पसीज गया। दूसरे दिन उसने फ़ोन कर पिता से घर लौटने की इच्छा जताई। बेटे के गृहस्थ जीवन में लौटने की बात सुनकर रतिपाल की खुशी का पारावार नहीं रहा। उसने बताया कि गुरु महाराज का कहना है कि गृहस्थ आश्रम में लौटने के लिए दीक्षा के रूप में 10,80,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। रतिपाल ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई। इतना ही नहीं, पिंकू ने पिता की मठ के गुरु महाराज से फ़ोन पर बात भी कराई, लेकिन इतनी बड़ी रकम देने के उनकी हैसियत नहीं थी। तब 4,80,000 रुपये देने की बात कही गई। गुरुओं की दीक्षा चुकाने की शर्त पर पिता ने आखिरकार बेटे को पाने के लिए 3,60,000 रुपये में हाँ कर दी। बेटे को वापस पाने के लिए मजबूर पिता ने चबदा बिस्वा ज़मीन का सौदा गांव के ही अनिल कुमार वर्मा से 11,20,000 रुपये में तय किया। 3-4 दिन रतिपाल को पैसों का इंतजाम करने में लग गए। इसके बाद साधु पिंकू की ओर से बताए गए ICICI बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने भाई जसकरण व भतीजे धर्मेंद्र के साथ पहुंचे। रतिपाल ने बताया, बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि एक दिन में 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तब पिंकू ने UPI से भुगतान करने को कहा। रतिपाल ने पिंकू से कहा कि अपने मठ के ट्रस्ट का बैंक खाते का नंबर दे दो, उस पर भुगतान कर देंगे। इसके बाद वहां आकर तुम्हें अपने साथ घर ले आएंगे। तो साधु ने मना कर दिया। यहीं से रतिपाल को कुछ शक होने लगा। तब प्रशासन से उन्होंने मदद मांगी। रतिपाल सिंह समझ गए कि बेटे पिंकू के रूप में आया जोगी कोई ठग है। उसने उनकी भावनाओं का सौदा किया है। रतिपाल ने 10 फरवरी 2024 को थाना चायस में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भादवी की धारा 420, 419 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई।
एसएचओ देवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस केस की जांच बहादुरपुर चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह को सौंपी। आरोपी का मोबाइल बंद आने पर उसे सर्विस लांच पर लगा दिया गया। इसके बाद रतिपाल को जब शंका हुई तो उन्होंने अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। उनके हाथ उसी साधु बने युवक के कई फोटो और वीडियो लग गए। रतिपाल ने बताया कि उन्होंने झारखंड के एसपी से फ़ोन पर बात की, पूरी प्रकरण बताया। एसपी को जोगी का मोबाइल नंबर भी दिया। उन्होंने अपने स्तर से जांच कराई, फिर फ़ोन कर बताया कि ये नंबर झारखंड में नहीं बल्कि गोंडा में चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड में पार्श्वनाथ नाम का कोई मठ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि उसे पकड़ा जाए और यदि वह गलत है तो सज़ा मिले। जोगी की सच्चाई पता करने के लिए रतिपाल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस गुरु का नाम बताया वह भी गलत निकला। दीक्षा में मिले 13 क्विंटल अनाज व अन्य सामान को पिकअप में लेकर साधु अयोध्या जाने की बात कह गया था। पिकअप चालक के साथ रतिपाल अयोध्या पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। पिकअप चालक ने बताया कि अरुण अयोध्या ने जाकर उसे गोंडा ले गया था, वहीं सारा सामान उतरवाया था। गोंडा की जिस आईसीआईसीआई बैंक के खाते का नंबर साधु ने रतिपाल को दिया था वह खाता आशीष कुमार गुप्ता, आशीष जनरल स्टोर मुंबई का निकला। बाराबंकी में रहने वाली रतिपाल की बहन निर्मला ने उसी खाते में 11,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र की थी। रतिपाल ने बताया कि उन्होंने पुलिस को बैंक स्टेटमेंट सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि साधु के भेष में आया युवक जो अपने को उनका खोया बेटा पिंकू बताता था, उस युवक का नाम नफीस है। सीओ तिलोई अजय सिंह ने बताया कि मामला ठगी से जुड़ा हुआ है। पूरे मामले पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को जायस थाना क्षेत्र के खरोली गांव निवासी रतिपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया, टिकरिया गांव में रहने वाले कई लोगों द्वारा जोगी बनकर जालसाजी करने की शिकायत मिली है। 2 अपराधियों द्वारा अमेठी जिले में भी साधु वेश बना किसी को झांसा देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस को तलाश के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने और उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद जायस थाने की पुलिस सक्रिय हो गई। रतिपाल ने बताया कि 16 फरवरी 2024 को एक प्राइवेट वाहन से पुलिस नफीस के घर पहुंची और पुलिस टीम सबसे पहले नफीस के परिवार से मिली। उस समय पर बुजुर्ग महिलाएं ही थीं। उन्होंने बताया कि 25 वर्षीय नफीस करीब 1 महीने से घर से बाहर है। पुलिस को आया देखकर आरोपी गन्ने के खेत में भाग गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस ने बताया, पिंकू बनकर घर पहुंचा ठग टिकरिया निवासी सीजाम का बेटा नफीस है, जो ठगी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है, जबकि उसका भाई राशिद 29 जुलाई 2021 को जोगी बनकर मिर्ज़ापुर के गांव सहसपुरा परसौदा निवासी बुद्धिराम विश्वकर्मा के यहाँ उनका 14 साल पहले लापता हुआ बेटा रवि उर्फ अन्नू बनकर पहुंचा था। मां से भिक्षा मांगी ताकि उसका जोग सफल हो जाए। परिजनों ने बेटा मानकर उसे घर में रख लिया। कुछ दिन बाद वह लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। बाद में पकड़ा गया और जेल गया। पुलिस की दस्तक के चलते नफीस, उनके दोनों भाई दिलावर और राशिद समेत अधिकांश तथाकथित साधु अंडरग्राउंड हो गए। नफीस का मोबाइल बंद आ रहा था। पुलिस ने जब पिंकू के पिता रतिपाल से पूछा कि उन्होंने उसकी पहचान कैसे की, तो उन्होंने बताया कि एक बार वह सीढ़ी से गिर गया था, जिससे उसके पेट में अंदरूनी चोट आई थी। इस बात का 6 माह तक पता नहीं चला। पिंकू की आंत सड़ गई थी, जिसके चलते उसका ऑपरेशन दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित हॉली चाइल्ड अस्पताल में हुआ था। उसके 14 टांके आए थे। साधु के भेष में आए व्यक्ति ने उन्हें टांकों के निशान दिखाए थे, लेकिन वे असली थे या बनाए हुए थे ये नहीं पता। रतिपाल सिंह पहले अपनी बहन नीलम के साथ खरोली गांव पहुंचे थे। खबर दिए जाने पर बहन उर्मिला भी आ गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी माया देवी को घर पर ही बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिया था।
खोए पिंकू की पहचान हो जाने के बाद उन्होंने पत्नी को भी गांव बुला लिया था। रतिपाल की दूसरी शादी के बाद 4 बच्चे हुए, 2 बेटी व 2 बेटे। बड़ी बेटी 24 वर्ष की है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटा 12वीं तथा सबसे छोटा 9वीं में पढ़ रहा है। वह घर पर ही बर्थडे में बच्चों के लगाए जाने वाली कैंप बनाने का कार्य पत्नी के सहयोग से कर गुजर बसर करते हैं। पूरा परिवार जिस युवक को अपना खोया बेटा पिंकू मानकर प्यार लुटा रहा था, असल में वह जालसाज गोंडा जिले के टिकरिया गांव का नफीस निकला। टिकरिया के 20-25 लोगों का गैंग कई राज्यों में सक्रिय है। वे खोए बच्चों के बारे में जानकारी करने के बाद परिजनों की भावनाओं से खिलवाड़ कर ठगी करने का काम करते हैं कि किसी गांव में बच्चों के खोने या लापता होने पर परिजन खुद उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रचार से उन्हें आस होती है कि शायद कोई व्यक्ति उनकी खोई संतान को वापस मिला देगा। पैम्पलेट्स व अखबारों से भी पहचान के लिए चोट के निशानों का उल्लेख किया जाता है। पुलिस फरार चल रहे दोनों साधु वेशधारी ठगों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि समय रहते इन ठगों का भेद खुल जाने से रतिपाल व उनका परिवार बहुत बड़ी ठगी व मुसीबत से बच गए। पिता रतिपाल को पुत्र वियोग और मिलन के बाद उसे दोबारा पाने की चाह है, लेकिन किसी षड्यंत्र की आशंका भी है। उनका कहना है कि खोया हुआ बेटा इस समय 33 वर्ष का होता। बस पुलिस से यही गुजारिश है कि आरोपी को पुलिस हिरासत में ले और जल्द से जल्द उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि किसी और के साथ ठगी न हो। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और पिंकू के पिता की समझदारी को देखकर आपको अच्छा लगा हो तो इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।